देखो बच्चों, कल मैंने आपको विषय वस्तु विश्लेषण के बारे में बताया था कि विषय वस्तु विश्लेषण हमें कैसे करना है, कौन कौन से पॉइंट्स उसमें डालने हैं। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये जो डायरी का जो प्रथम पेज जो होता है, जैसे ये डायरी है आपकी, इस डायरी का जो पहला पेज होता है वो अपन सरस्वती मैया के लिए छोड़ते हैं ना। तो जब हम ये पेज सरस्वती मैया के लिए छोड़ते हैं तो सरस्वती मैया को अपना इंट्रोडक्शन भी तो दे सकते हैं ना अपन इस पेज में। तो यहाँ पे जैसे आप अपने महाविद्यालय का नाम नाम लिखोगे, स्वयं का नाम लिखोगे, आपकी कक्षा लिखोगे, आपका टॉपिक लिखोगे और आपका जो है रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक और रोल नंबर, ये चीज़ें आप इस पेज में लिखोगे। ठीक है, ये हो गया आपकी डायरी का प्रथम पेज। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है इसको छोड़ देंगे, हम इस पेज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपका विषय वस्तु विश्लेषण आ जाएगा। विषय वस्तु विश्लेषण मैंने आपको समझा ही दिया कि उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिक्षण बिंदु है वहाँ तक का जो 3 टीचिंग पॉइंट आप लोगे वहाँ तक का मैटर इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद का जो है वो है आपका उद्देश्य। तो आप यहाँ से आप उद्देश्य स्टार्ट करेंगे। अब उद्देश्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, एक कालांश के लिए और एक जो अपन ने टॉपिक या जो लिया है, प्रकरण जो लिया है उसके लिए ये निर्धारित किए जाते हैं। तो इन उद्देश्यों को हमें उसी कालांश में और उसी कक्षा में उसी टॉपिक से संबंधित सब उद्देश्यों को क्लियर करना पड़ता है। तो ये जो उद्देश्य हैं ये कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 6 उद्देश्य हैं जो हमें अपनी डायरी में नोट डाउन करने हैं। अब ये 6 उद्देश्य कौन कौन से हैं, इनमें जो है पहले तो ये देख लो इसका परफॉर्मा कैसे बनेगा। ये देख लो आप कि इसमें ये कॉलम बनेंगे, एक क्रम संख्या का बन जाएगा, एक उद्देश्यों का बन जाएगा, एक इनका इंग्लिश जो कन्वर्जन होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी और फिर एक कॉलम जो है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। अब ये आप ध्यान से कॉलम बनाना, क्योंकि ये जो कॉलम होता है वो थोड़ा छोटा होता है, ये भी छोटे होते हैं, और ये जो कॉलम है उसको आपको बड़ा बनाना है क्योंकि उद्देश्य है वो विस्तृत रूप में आपको लिखने होते हैं। तो इस कॉलम को आपको बड़ा रूप देना है। अब आती है उद्देश्यों में फर्स्ट उद्देश्य कौन सा लिखोगे आप, तो फर्स्ट है आपका ज्ञान। ज्ञान यानी नॉलेज। तो नॉलेज को हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं, K1 और K2, 2 उद्देश्य इसमें लिखे जाएंगे। 2 उद्देश्य नहीं, 2 पॉइंट इसमें लिखे जाएंगे। और वो पॉइंट कौन से होंगे, इसमें पहला पॉइंट होगा कि विद्यार्थी जो आपने तीनों टीचिंग पॉइंट लिए ना, जैसे मैंने दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय लिया, तो आप कैसे लिखोगे, विद्यार्थी दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है, अब प्रत्यास्मरण क्या होता है, जैसे कोई चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी या कभी हमने जीवन में किसी को देखा, फिर हम उसको ना बार बार वो हमारे सामने नहीं आई वो चीज, या हम उससे मिले नहीं, तो वो क्या है, वो चीज हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है, वो अचेतन मन में चली जाती है, उसका विलोपन हो जाता है। लेकिन जब हम उसको रिकॉल करते हैं, उसको दोबारा कहीं देख लेते हैं, उस जैसे फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ मैटर अगली क्लास में आ जाता है तो उसको देखते हैं तो हम उसका पहचान कर लेते हैं ना। तो चीज को, जो चीज हमने देखी थी या जो पढ़ा था हमने, उसको स्मरण करना तो क्या हो गया, रिकॉल करना यानी प्रत्यय स्मरण करना, और उस चीज को देख के पहचान लेना, ये क्या हो गया, प्रत्यय विज्ञान, रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ऐसे आ जाएंगे। अब ये जो सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, इसमें जरूरी नहीं है कि आप तीनों टीचिंग पॉइंट को वापस लिखो। आप लिख सकते हो विद्यार्थी उपर्युक्त विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे, तो ये वाली लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ज्ञान का उद्देश्य कंप्लीट। इसके बाद आ जाता है आपका सेकंड नंबर पे अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आपकी समझ कितनी विकसित हुई है, कितनी डेवलप हुई है आपकी, उस चीज को जो पढ़ी है उसको आप कैसे व्यक्त करेंगे, उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तुलना करेंगे, क्या समझ में आया आपको, क्या बताओगे आप। तो इसमें जो पॉइंट है वो आपको 4 लिखने हैं, लेकिन वो आपके जो आपने प्रकरण लिया है और जो आपने टीचिंग पॉइंट लिए हैं उनके अकॉर्डिंग वो उद्देश्य यहाँ पर आएंगे। जैसे मैंने लिया है जिले की न्याय व्यवस्था लिया है मैंने, तो जिले की न्याय व्यवस्था में मैं लिख सकती हूँ कि विद्यार्थी
जिले की न्याय व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। फिर विद्यार्थी व्याख्या भी कर सकेंगे कि विद्यार्थी जिले की न्याय व्यवस्था की व्याख्या कर सकेंगे। इस जिले में न्याय कैसे प्राप्त होता है, क्या प्रोसेस होती है, इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। इसके बाद जैसे जिले न्यायालय की व्यवस्था में मैंने 3 टीचिंग पॉइंट लिए थे, तो तीनों में हम अंतर कर सकते हैं। तो विद्यार्थी राजस्व न्यायालय, दीवानी और फौजदारी न्यायालय में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। इसके बाद है जैसे तुलना, इसमें तुलना आ जाता है। तो मैंने तुलना 2 चीज़ों में होती है, तो उनका दोनों का नाम लिखना है। जैसे मैंने दीवानी न्यायालय की तुलना फौजदारी न्यायालय से करवाई, तो मैं लिखूंगी कि विद्यार्थी दीवानी न्यायालय की तुलना फौजदारी न्यायालय से कर सकते हैं। ये ऐसे लैंग्वेज आपको बनानी है, ऐसे ही लिखना है आपको। अब जैसे आपका कोई टॉपिक है जिसमें आप अर्थ स्पष्ट कर रहे हो, परिभाषा दे रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर अर्थ और परिभाषा आएगी। ऐसे नहीं कि आप वर्गीकरण पहले करवा दोगे, तुलना पहले करवा दोगे और अर्थ और परिभाषा बाद में लिखोगे, ऐसा नहीं है। सब सीक्वेंस में चलेगा। पहले अर्थ स्पष्ट करोगे, फिर परिभाषा अगर आ रही हो, उसमें हो रहा हो अर्थ स्पष्ट, तो फिर उसके बाद व्याख्या, वर्गीकरण, तुलना और अंतर, जो भी आपको उदाहरण आपको देने हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। आप इसमें कारण भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे आप प्रदूषण का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो प्रदूषण के कारणों को विद्यार्थी स्पष्ट कर सकेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो अवबोध में आ जाती है, वो आपको अपने प्रकरण के अकॉर्डिंग इसमें डालनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका ज्ञानोपयोग। अब ज्ञानोपयोग, जो आपने पढ़ा है उस ज्ञान का उपयोग आप कैसे करेंगे, ठीक है, किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस ज्ञानोपयोग में जो पॉइंट आएंगे वो आ जाते हैं आपके निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना, ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में करना, ज्ञान का स्थानांतरण करना, भविष्यवाणी करना, किसी समस्या का समाधान करना। तो ये जो पॉइंट है वो इसमें आ जाएंगे। अब आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी है कि जैसे मैंने लिखा, विद्यार्थी जिले की न्याय व्यवस्था का हिस्सा बनने संबंधी या उसकी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनने संबंधी निर्णय ले सकेंगे। और दूसरा मैंने लिखा कि विद्यार्थी निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि जिले की न्याय व्यवस्था नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए एक अच्छा कदम है। ये निष्कर्ष हमने निकाला। आप कुछ और भी निष्कर्ष निकाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, और आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग अलग निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। तो ये जो 3 जो है उद्देश्य अपने कंप्लीट यहाँ पे हो गए। इसमें 2 पॉइंट आएंगे, इसमें 4 कम से कम पॉइंट आएंगे, और इन सब में इनमें 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। जैसे जितने भी मैंने बताए हैं ना, हम समस्या का समाधान कर सकेंगे। जैसे प्रदूषण का आपने टॉपिक लिया, तो प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं, ठीक है। भविष्यवाणी कर सकेंगे, तो जैसे कोई मौसम को देख के आप संभावित भविष्यवाणी कर सकते हो कि आज मौसम अभी ऐसा हो रहा है तो शायद बारिश हो सकती है, तो ऐसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो आपका जो प्रकरण होगा, जो टॉपिक होंगे, जो टीचिंग पॉइंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये उद्देश्य निर्धारित करने हैं। 3 उद्देश्य मैंने आपको समझा दिए हैं, बाकी नेक्स्ट 3 उद्देश्य मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।